आज के इस वीडियो से अपन लोग 9th के सिविक्स को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। हिंदी में अपन लोग बोले तो लोकतंत्र क्या है और क्यों है। आज के समय में दुनिया के आधे से ज़्यादा देश अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहलवाना पसंद करते हैं, और आपका भी कभी ना कभी डेमोक्रेसी नामक इस चिड़िया से पाला तो पड़ा ही होगा। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि लोकतंत्र पर लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं, पर असलियत में डेमोक्रेसी का कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री जिन नियमों को फॉलो करके डेमोक्रेटिक कहलाती है, हम इसी बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डेमोक्रेसी के डेफिनेशन से, जो कहता है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर इज इलेक्टेड बाय पीपल। अगर आप ध्यान दिए हो तो अभी हमने बोला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये कि डेमोक्रेसी जो है वो सरकार का एक तरीका है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। ठीक है, जैसे हमको अगर 5 और 4 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो तो हम या तो 5 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं या फिर 5 को 4 बार जोड़ देते हैं। दोनों तरीकों से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी शासन का एक रूप है, एक तरीका है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इस परिभाषा को देखने से कई सवाल मन में आते हैं। पहला ये कि यहाँ जो रूलर है, जो शासक डिफाइन किया गया है, वो कौन है। दूसरा, अगर चुनाव जनता करती है तो चुनाव भी होता होगा। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि किस तरह के चुनाव को, किस तरह के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। और तीसरा और सबसे अहम सवाल कि चुनाव करता कौन है। तो इस पर आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा कि कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे। ठीक है, आप सही हैं, लेकिन तनिक ठहरिए और बताइए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि चुनाव हम लोग करते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हम में से सभी कोई इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं या इसके लिए कोई नियम काम करता है। इन सब सवालों का जवाब हमें फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी से मिलेगा। हिंदी में कहें तो लोकतंत्र की विशेषता अगर जान लिए तो इन सभी सवालों के जवाब हमें डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो डेमोक्रेसी का पहला फीचर है कि द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इस लाइन को समझने के लिए हम अपने ही पड़ोसी देश का एग्जाम्पल लेते हैं। अरे वही जो बगल में है ना, अपना पाकिस्तान, छोटा मोटा देश। हुआ ये था कि अक्टूबर 1999 में आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने लीडरशिप में मिलिट्री के हेल्प से वहाँ के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराकर खुद को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया, और बाद में खुद को ही प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया। प्रेसिडेंट बनने के बाद अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिसकी खासियत दो थे। पहला ये कि ये ऑर्डर प्रेसिडेंट को, चाहे वो नेशनल हो या प्रोविंशियल, दोनों असेंबलीज को डिसमिस करने का पावर दे देता था। और दूसरा कि पाकिस्तान में जो भी सिविलियन कैबिनेट था उसको सुपरवाइज करने का, उसको नेतृत्व करने का पावर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को मिल गया। और ये काउंसिल जो है वो मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा रन करवाया जाता था। पाकिस्तान की सत्ता में जनरल द्वारा किए गए लगातार बदलाव से वहाँ की जनता बहुत गुस्से में थी, और उस गुस्से को शांत करने के लिए जनरल ने एक दिमाग लगाया और पाकिस्तान में नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए इलेक्शन हेल्ड करवाया। इलेक्शन में जीते मेंबर्स को उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पावर भी दिया, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने यहाँ अपना दिमाग कुछ ज़्यादा चलाया और अंतिम निर्णय हमेशा अपने पास ही रखा। मतलब ये कि चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कुछ भी लॉ बनाते या कोई भी नियम लगाते, उसको कम्प्लीटली बदल देने का अधिकार, वो नियम लागू होगा या नहीं होगा, इसका अधिकार अभी भी जनरल ने अपने पास ही रखा था। मतलब कि फाइनल डिसीजन लेने का पावर किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में ना होकर मिलिट्री के दम पर सत्ता में आए हुए जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी। इसी एक कारण से पाकिस्तान में इलेक्शन होते हुए भी वहाँ की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी।
पाकिस्तान डेमोक्रेसी के पहले फीचर को ही अपने देश में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर रन कर रही है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब तक, ध्यान दीजिएगा, कि जब तक फाइनल डिसीजन लेने का पावर कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा चुने गए इलेक्टेड मेंबर्स के हाथ में है, तभी तक उस देश की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। हिंदी में कहे तो वहाँ की सरकार लोकतांत्रिक तभी होगी जब अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए शासक के हाथ में हो। अब बारी आती है हमारे दूसरे फीचर्स की, जो कहता है आर डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब ये कि वही कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाएगी जिसके इलेक्शन में किसी भी पार्टी की जीत सुरक्षित ना हो, कोई पार्टी हमेशा ना जीते। जितना अवसर इलेक्शन जीतने के लिए पहले पावर में रह रही पार्टी को मिले, उतना ही अवसर किसी नई पार्टी को भी मिले। और हो रहे इलेक्शन में भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा ना होना चाहिए। मतलब ये कि इलेक्शन करवाने वाली संस्था किसी भी तरह के दबाव में नहीं होनी चाहिए, किसी पार्टी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्शन करवाने वाली संस्था की पावर लोकतंत्र में इलेक्शन के समय सबसे ज़्यादा हो, ताकि वो इलेक्शन को निष्पक्ष और बिना किसी इंटरफेरेंस के करा सके। एक कंट्री है मेक्सिको। 1930 में जब ये देश आज़ाद हुआ तो वहाँ हर साल 6 साल में एक इलेक्शन होता था और एक प्रेसिडेंट चुने जाते थे। लेकिन 2000 के बाद एक चीज़ नोटिस की गई कि जो भी इलेक्शन हुआ उसमें केवल एक ही पार्टी PRI हमेशा जीत हासिल करती थी। ऐसा नहीं था कि वहाँ के इलेक्शन में कोई दूसरी पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं करती थी, लेकिन 2000 के बाद कोई दूसरी पार्टी कभी जीती ही नहीं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या होता था कि हमेशा जीत PRI पार्टी की ही होती थी। दूसरे शब्दों में कहे तो उस पार्टी की जीत सुरक्षित रहती थी। ठीक है, चाहे कोई भी पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करे, जीतती हमेशा PRI थी। इसका सीधा सा मतलब तो यही बनता है कि उस पार्टी की जीत पहले से सुरक्षित रहती थी। तो मामला ये था कि PRI पार्टी जीतने के लिए बहुत गंदे ट्रिक्स अपनाती थी। अब गंदा का बहुत ज़्यादा मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर गंदा इसीलिए कि ये पार्टी स्कूल के टीचर्स से जबरदस्ती उनके पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने के लिए पेरेंट्स से कहलवाती थी। ये कहती थी कि भाई जो भी पेरेंट्स से बच्चे के उनसे कहिए कि PRI पार्टी बेस्ट है, उनको वोट दे। दूसरा, PRI अपने कैंडिडेट के कैंपेन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी। यहाँ तक कि इसने मीडिया तक को भी कंट्रोल करके रखा था। मीडिया वही दिखाती थी जो ये पार्टी चाहती थी। यानी मीडिया अपोजिशन पार्टी के किए गए हर काम को इग्नोर करके केवल इस बात पे जनता को फोकस करवाती थी कि PRI पार्टी कितनी अच्छी है। अभी PRI पार्टी की करतूतें यही नहीं रुकी, कभी कभी ये पार्टी पोलिंग बूथ को ही चेंज करवा देती थी, वो भी इलेक्शन के लास्ट मिनट। मतलब लोगों को मालूम ही नहीं होता था कि वोट कहाँ डाला जा रहा है। अब आप तनिक सोच के हमको बताइए कि क्या मैक्सिको के सिटीजन्स अपने रूलर को चुनते थे या वहीं की PRI पार्टी ऐसा करने के लिए उनको मजबूर करती थी। PRI पार्टी ऐसी स्थिति पैदा करती थी जिससे लोगों के पास सिवाय उनके पार्टी कैंडिडेट को वोट देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं मिल पाता था। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? यही कि इस देश में इलेक्शन होता तो था लेकिन फेयर इलेक्शन नहीं होता था। तो इससे क्लियर हो रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो जिसमें इलेक्शन फ्री भी हो और फेयर भी हो, साथ ही अपोजिशन पार्टी को भी जीतने का उतना ही अवसर मिले जितना कि पीछे की जीती हुई पार्टी को मिल रहा है। तीसरा फीचर है कि ईच एडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। अब इस लाइन का मतलब साफ है, चाहे आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, कोई भी धर्म को मानने वाले हो, या आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, या चाहे आप तीसरी जाति ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, आप रोड साफ करने वाले सफाई कर्मी हो या आप प्रधानमंत्री हो, या आप चाहे इस देश के IAS ही क्यों ना हो, आप कुछ भी हो, कोई भी काम करते हो, अगर आप यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के नियम से अडल्ट हैं तो आप सभी के वोटों की वैल्यू सेम ही होगी और आप सभी एक इलेक्शन में केवल एक बार ही वोट डाल सकते हैं। माने कि इलेक्शन के समय भिखारी और नेता दोनों का औकात बिल्कुल सेम,
दोनों वोट डाल सकते हैं, दोनों की वोट की वैल्यू भी सेम रहेगी, यानी कि उनकी औकात वोट के समय बराबर गिनी जाएगी। अब आते हैं अपने लास्ट फीचर पर, जो कहता है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट। अभी तक अपन लोग ने जाना कि चुनाव के समय क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बताइए क्या इतना पर्याप्त है? क्या डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को जांचने के लिए, परखने के लिए केवल इलेक्शन पर नज़र डालना ज़रूरी है, या ये भी देखना ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में क्या होता है? कहने का मतलब है कि मान लीजिए चुनाव हुआ, कोई व्यक्ति ने जीत हासिल की और सत्ता पे बैठ भी गया। अब वो अपनी पावर का यूज करके जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलवा दे या कुछ ऐसा नियम लगवा दे जिससे वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाए, या अपने विरोधियों के अधिकारों को कम कर दे, या एक तरह समझिए कि ख़त्म ही कर दे। या ये भी तो हो सकता है कि वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबा दे, अपने विरोधियों को अलग अलग विधि से परेशान करे, और इस सब को करने के बाद उसे सत्ता से हटाए जाने का भय भी ना हो, कोई उसे आदेश देने वाला भी ना हो, तो क्या तब भी आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति डेमोक्रेटिक कहलाने योग्य है? क्या तब भी ऐसी गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? क्या लगता है आपको? इसीलिए एक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए सिटीजन्स के कुछ फंडामेंटल राइट्स, उनके बुनियादी अधिकारों का आदर करना चाहिए, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सभी के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करने की, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने की जब वो गलत हो, जाहिर सी बात है, इवन पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की या उसमें हिस्सा लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इन सब के अधिकारों के रक्षा के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए, एक निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हो, तब जाकर वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कहला पाएगी। इन शॉर्ट, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे ही वो खुद सरकार ही क्यों ना हो, सभी को कानून के दायरे में ही रहकर काम करना होगा। तो डेमोक्रेसी जैसी विचित्र चिड़िया को समझने के बाद अब अपन लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस चिड़िया की आवश्यकता ही क्या है, मतलब इतना सब बवंडर की आवश्यकता ही क्या है। हम जैसे हैं वैसे खुश हैं, लेकिन उससे पहले हम सब लोग के भीतर एक कीड़ा है जो डेमोक्रेसी के प्रवचन से प्रभावित होकर जग गया है और एक ही सवाल कर रहा है कि क्या डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्या लोकतंत्र ही सरकार का सबसे बेहतर रूप है, या लोकतंत्र ही शासन करने का सबसे बेहतर तरीका है, या कोई और तरीका है जिसमें लोकतंत्र से अच्छे फीचर्स हो? तो इसको जानने के लिए जितना जरूरी ये जानना है कि लोकतंत्र में क्या बेहतर है, उतना ही ये जानना भी जरूरी है कि लोकतंत्र में क्या बेहतर नहीं है, उसकी क्या कमियां हैं जिस वजह से लोकतंत्र को बेहतर नहीं कहा जा सकता। तो चलिए हम आपको कुछ पॉइंट से रूबरू कराते हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम करते हैं। पहला, आप किसी भी देश के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देख लीजिए, हर एक देश में कुछ निश्चित साल के बाद इलेक्शन हेल्ड करवाए जाते हैं और कई बार तो वहाँ की सरकारें भी चेंज हो जाती हैं इलेक्शन के बाद, और एक कोई नया चेहरा, कोई नया व्यक्ति, एक नई पार्टी पावर में आती है और वो गवर्नमेंट बनाती है। इससे ये पता लगता है कि बार बार लीडर्स के बदलते रहने से सरकार में अस्थिरता पैदा हो जाती है। डेमोक्रेसी की यही आदत एक तरह से गवर्नमेंट में इनस्टेबिलिटी को लीड करती है। दूसरा, ऐसा मालूम पड़ता है कि डेमोक्रेसी केवल एक राजनीतिक लड़ाई है। आप अपने आसपास देख लीजिए, आपने कभी तो कभी चुनाव होते हुए देखा होगा, उसको देखने से लगता है कि भाई साहब डेमोक्रेसी कुछ और है ही नहीं, बस एक राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता के लिए, पावर पाने के लिए एक खेल भर ही है जिसमें समाज के नैतिक मूल्यों का, भावनाओं का या ईमान के लिए कोई जगह है ही नहीं। इट मीन्स डेमोक्रेसी इज जस्ट अ पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। और तीसरा, डेमोक्रेसी में किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने के लिए इतने लोगों से बहस करनी पड़ती है या कहें कि सहमति लेनी पड़ती है कि कोई भी निर्णय का बहुत इंतजार करना पड़ता है और वो निर्णय या आदेश आते आते बहुत समय बीत जाता है। चौथा, जो लीडर्स चुन लिए गए हैं उनमें से कईयों को तो ये पता ही नहीं होता कि किसके लिए क्या बेहतर है या उन्हें क्या चाहिए, उनको पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती, इसलिए वो कभी भी सही निर्णय ले नहीं पाते हैं और कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। पांचवा, इलेक्शन जो है ना वो एक तरह का कंपटीशन है, एक तरह का प्रतियोगिता है। इसमें जीत हासिल करने के लिए कॉन्टेस्टेंट्स को बहुत
प्रचार प्रसार करवाना पड़ता है, जिसमें बहुतों पैसा भी खर्च होता है और पैसा का खेल करप्शन पैदा करता है, भ्रष्टाचार को लीड करने का काम करता है। छठा, कई बार लोगों को ही नहीं पता होता कि उनके लिए क्या बेहतर है, उन्हें सरकार से क्या क्या चाहिए या उनके नगर के विकास के लिए किस चीज की आवश्यकता है, ये उन्हें पता ही नहीं होता। और जब इस तरह की अज्ञानता मन में भरी हो, जब इस तरह के प्रश्नों का जवाब ही उनके मन में ना हो, तो वैसा व्यक्ति सही लीडर चुन ही नहीं सकता है। इसलिए इफ पीपुल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, देन दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो अभी हम 6 पॉइंट्स के बारे में जाने जो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ड्रॉबैक्स हैं, उनकी कमियां हैं, या यूं कहें कि ये वो तर्क हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट सुनने में आते हैं। तो अब तनिक हमारे बात पर कान दीजिएगा और सुनिएगा। लोकतंत्र जो है वो कोई जादू का छड़ी थोड़े है कि छड़ी घुमाए, 2-4 ठो मंत्र ठोके और मिल गया हमारे सभी समस्याओं का समाधान। हर टाइप की गवर्नमेंट में कोई ना कोई खामी होती ही है, सो इसमें भी है। तो यहाँ आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसमें खामी नहीं है। अगर है भी ऐसा सवाल तो सुन लीजिए, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जिसमें खामी नहीं है, सब में खामियां हैं। तो ये सुनने के बाद आपके मन में अब ये सवाल उठना चाहिए कि जब खामी सब तरह के सरकार में है, तो डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट को ही क्यों चुने? किसी को भी चुन सकते हैं, क्योंकि खामियां तो सब में है। तो इसका जवाब साफ है, ऐसा इसलिए कि डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट में जितनी भी कमियां हैं वो बाकी टाइप की गवर्नमेंट से कम है। और एक बात और है कि इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं, इसलिए हमें डेमोक्रेसी चुनना चाहिए। अब हम इतना बड़ा बात ऐसे ही थोड़े बोल सकते हैं, कुछ तो आधार होगा ना भाई, कुछ तो पॉइंट्स होंगे जो डेमोक्रेसी के पक्ष में भी होंगे, जो इसको बाकी सबसे बेहतर बनाते होंगे। तो चलिए उन पॉइंट्स को देखते हैं जो इसे बेहतर बनाते हैं। पहला, अगर आप किसी को अपना लीडर चुनते हैं और वो बेहतर काम करता है, तब तो ठीक है, आप उसको अगली बार भी चुनेंगे। लेकिन वो आपके लिए काम ही ना करता हो, तब आप अगली बार उसे वोट नहीं देंगे और उससे बेहतर किसी दूसरे व्यक्ति को चुनेंगे। इससे होता ये है कि कोई भी व्यक्ति पावर में आने के बाद काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो आप उसको सरकार से हटा देंगे, आप वोट ही नहीं देंगे उसको। तो हाँ, इससे गवर्नमेंट में अस्थिरता तो आती है, लेकिन इससे काम करने की जवाबदेही भी बढ़ जाती है। दूसरा, अगर किसी काम को करना है या क्या बेहतर है ये समझना है, तो उसे अधिक से अधिक लोगों से पूछना चाहिए, ताकि हमें सभी के विचारों के बारे में पता लग जाए और हम बेहतर डिसीजन ले सकें। और ये सब करने में भाई समय लगता है। तो हाँ, लोकतंत्र में डिसीजंस लेने में तो काफी समय लगते हैं, लेकिन इससे लिए गए डिसीजंस के गलत साबित होने की संभावना काफी हद तक कम भी हो जाती है। अब ये जरूरी है भाई, क्योंकि डेमोक्रेसी में लिया गया डिसीजन किसी एक व्यक्ति या समूह के लिए नहीं होता है, अपितु एक पूरे के पूरे स्टेट के लिए होता है। कभी कभी तो ये पूरे कंट्री के लिए भी होता है, जिसमें कई सारे छोटे छोटे शहर भी होते हैं और उन सभी शहरों की जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं। तो अगर उन सब के लिए एक नियम लगाना होगा, तो ये जरूरी है कि उन सभी लोगों से ही इस बारे में बात किया जाए, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात किया जाता है, जिसमें काफी समय लगता है और फाइनल डिसीजन आने में देरी हो जाती है। तो इससे ये पता लगता है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। और तीसरा और सबसे मजबूत लोकतंत्र के पक्ष में उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये जुड़ा है लोकतंत्र और सिटीजन्स के बीच के रिश्ते से। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है, जो आदर होता है, जो सम्मान होता है, वो सरकार के किसी और तरीके में देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए अगर इस व्यवस्था में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में बेहतर फैसले लेने में सरकार से कहीं चूक हो भी जाती है, तब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम दूसरों से बेहतर है। ये बात गौर करने वाली है कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट, कोई भी सरकार का रूप इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है कि उसकी सरकार से कोई गलती नहीं हो सकती है। ठीक उसी तरह लोकतंत्र के यानी कि डेमोक्रेसी में भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट से कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन इसमें इस बात की गारंटी है कि अगर गलती हो गई तो उसे सुधारने का दूसरा अवसर अवश्य मिलेगा। तो हमें अब आशा है कि आप समझ गए होंगे कि हमें डेमोक्रेसी ही क्यों चुनना चाहिए।
इसलिए अब हम इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो यह बताता है कि डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है, माने कि लोकतंत्र का बृहत्तर में अर्थ क्या है। इसको जानने के पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में ब्रॉडर या बृहत्तर का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, ये एक एडजेक्टिव है जो ब्रॉड और बृहद से बने हैं, और ब्रॉड और बृहद का हम यूज करते हैं बहुत ज़्यादा या बहुत बड़े के सेंस में। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वी सेल अ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स हम बहुत तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं, या बृहद स्तर पे काम चल रहा है, जिसका मतलब बहुत बड़े स्तर पे काम चल रहा है। उसी तरह ब्रॉडर का मतलब हम यह कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा या बहुत तरह से। और ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब कि लोकतंत्र का अर्थ बहुत तरह से है, माने कि लोकतंत्र का यूज किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं होता है, बल्कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जैसे शब्दों का यूज हम सरकार से अलग संस्थान या इंस्टीट्यूशन के लिए भी करते आते हैं। इसलिए अगर लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली समझना है तो हमें डेमोक्रेसी को सरकार से परे जाकर भी समझना होगा। जिसके लिए हम एनसीईआरटी में दिए गए एक एग्जाम्पल पर गौर करेंगे, जो कहता है कि वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर हैज अ डिसीजन हैज टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट ए कंसेंसस, माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। और अपने हिंदी भाषियों के लिए, हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि मेरे पिताजी का। इन सेंटेंसेज को देखने से यह पता लगता है कि लोकतंत्र केवल सरकार के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि ये फैमिली के लिए भी यूज हो सकता है। साथ ही हमें यह भी पता लग रहा है कि कोई फैमिली डेमोक्रेटिक तभी हो सकती है जब उस फैमिली के हर एक मेंबर्स के ओपिनियंस की वैल्यू सेम हो, प्रत्येक सदस्यों के विचारों का महत्व बराबर हो। दूसरे शब्दों में कहें तो डेमोक्रेसी वो जिसमें लिए गए फैसले डेमोक्रेटिक तरीके से लिए गए हों। और डेमोक्रेटिक फैसले का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो बहुत शक्तिशाली ना हो उनका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना कि किसी बहुत शक्तिशाली बॉडी का। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर, जो कहता है कि आई डोंट लाइक टीचर्स हु डोंट अलाउ टू स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। आई वुड लाइक टू टीचर्स विद अ डेमोक्रेटिक टेम्परमेंट। हिंदी में मुझे वो शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को सवाल पूछने या बोलने की इजाज़त नहीं देते हैं। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। पिछला सेंटेंस ने हमें यह बताया कि डेमोक्रेटिक केवल एक गवर्नमेंट नहीं बल्कि एक फैमिली भी हो सकती है। और ये सेंटेंस हमें बताना चाह रहा है कि टेम्परमेंट यानी कि मानसिकता भी डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक हो सकती है, जिसके लिए शर्त ये है कि हर एक व्यक्ति को अपने सुपीरियर से, या यूं कहें कि अपने शासक या रूलर से क्वेश्चन पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इस तरह के अधिकार जो बॉडी दे रही है वो बॉडी एक डेमोक्रेटिक बॉडी कहला सकती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इन आइडियल्स, इन आदर्शों को सीरियसली लेते हैं तो हमें दुनिया में कहीं भी कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं दिखाई देगी। तो आखिर ये आदर्श या आइडियल्स करते क्या है भाई? ये हमें बार बार याद दिलाते हैं, हमें जांचने और परखने का कौशल देते हैं कि हमारी जो अभी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो प्रेजेंट का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके क्या वीकनेसेस हैं और उसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये आइडियल्स हमें अच्छे लोकतंत्र और मिनिमल लोकतंत्र यानी कि काम चलाऊ डेमोक्रेसी में क्या अंतर होता है ये समझने में हेल्प करते हैं। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से हमें यह पता चला कि किसी भी देश को डेमोक्रेटिक होने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, जिसको वो पूरा कर दे तो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकती है। ये याद रखने वाली बात है कि इस चैप्टर में दिए गए फीचर्स किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए न्यूनतम शर्त का काम करती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इन फीचर्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं और डेमोक्रेसी के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में जान सकते हैं। एक बात और है कि लोकतांत्रिक शासन का अर्थ होता है लोगों का शासन, लेकिन ये ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से संभव नहीं है, इसलिए उनकी जगह उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव शासन करते हैं। लेकिन अगर इन रिप्रेजेंटेटिव्स की जनसंख्या भी ज़्यादा हो जाती है तब इन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुना गया व्यक्ति गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। मोटे मोटे अर्थ में कहें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कंट्री का फ्यूचर गवर्नमेंट से ज़्यादा लोगों के हाथ में होता है। इसी के साथ हम इस अध्याय का समापन करते हैं, और अगर आपको किसी तरह का इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने का भरसक प्रयास करेंगे। थैंक यू।